सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों हाल ही में कंपनी ने अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया है और अर्निंग्स के वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल के दिन ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल सकती है। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है प्रॉफिट, जिसको मार्केट बहुत गौर से देखती है, और वो ऐसा कंपनी ने रिपोर्ट किया है जो कि हर इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा शॉक कर रहा है। प्रॉफिट में 96% की डिक्लाइन हमें देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वही कंपनी का रेवेन्यू हमें 4% से ग्रो करता हुआ ज़रूर दिखा है। तो रेवेन्यू में ग्रोथ है बट प्रॉफिट में गिरावट है, और गिरावट छोटा मोटा नहीं, 96% का। और इस बार का प्रॉफिट लगभग कंपनी ने 7 करोड़ ही रिपोर्ट किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके रीजंस भी टाटा टेक्नोलॉजी ने दिया है। कंपनी ने बताया है कि वन टाइम लेबर कोड चार्जेस की वजह से कंपनी को 96% का प्रॉफिट डिक्लाइन फेस करना पड़ा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में इसका कोई इम्पैक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को नहीं मिलेगा। एक बार इम्पैक्ट आ गया यानी कि Q3 में कंपनी का प्रॉफिट गिर गया, बट Q4 में कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं गिरेंगे, ऐसा यहाँ पर कंपनी बोल रही है। तो इन सारे कारणों की वजह से ये कंपनी हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आपको फोकस में दिखे, क्योंकि प्रॉफिट का गिरने का मतलब सिंपल सा बात है भाई, ईपीएस में डिक्लाइन। और ईपीएस के डिक्लाइन की वजह से क्या है कि मार्केट वैल्यूएशंस को करेक्ट कर सकती है। ईपीएस अगर ऊपर जाता है तो वैल्यूएशंस नीचे आता है, और ईपीएस जब नीचे जाता है तो वैल्यूएशंस ऊपर जाता है। तो उस केस की वजह से क्या है कि हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कंपनी आपको प्रेशर में भी देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर नोट करो अगर आप टाटा टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हो। बाकी अगर आपको कंपनी से रिलेटेड अगर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कमेंट जरूर कर देना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। आप सभी को पता है रिसेंट टाइम्स में डिक्सन टेक्नोलॉजी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रही है। 41.9% की गिरावट इस कंपनी में हमें देखने को मिली है। अब गिरावट के रीजंस आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक रीज़न फिलिप कैपिटल ने हाईलाइट किया था कि टोटल रेवेन्यू का 45% मोटोरोला की तरफ से मिलता है, और मोटोरोला के Q3 के जो वॉल्यूम्स हैं वो खराब देखने को मिले हैं। और साथ में मोटोरोला पहले जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी से फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवा रही है, तो इस वजह से आने वाले कल में इनके जो अर्निंग्स हैं वो इम्पैक्ट फेस कर सकते हैं। ये फिलिप कैपिटल ने हाईलाइट किया था। उसके अलावा CLSA ने भी काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट की, लाइक मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी के जो प्राइसेस हैं रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वजह से वॉल्यूम कट कंपनी करती हुई नजर आ सकती है 2026 के फाइनेंशियल ईयर के गाइडेंस में। तो इन सारे कारणों की वजह से रिसेंट टाइम्स में डिक्सन टेक्नोलॉजी में काफ़ी बड़ी फॉल हमें देखने को मिली है। तो देखो दोस्तों, जितनी भी चीज़ें अभी तक हुई हैं उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी के मुंह से कुछ हमें सुनने को नहीं मिला है कि कंपनी ऐसा नंबर रिपोर्ट करेगी या फिर वैसा नंबर रिपोर्ट करेगी। अभी तक चीज़ें सिर्फ हमें ब्रोकरेज हाउस और एनालिस्ट की तरफ से ही सुनने को मिल रही है। अगर डिक्सन के कमेंट्री की बात करें तो हाल ही में डिक्सन टेक्नोलॉजी ने कमेंट्री किया था कि कंपनी का प्रोडक्शन एंड वॉल्यूम टारगेट क्या है। तो देखो, कंपनी ने बताया था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो स्मार्टफोन प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो 40 से 42 मिलियन यूनिट्स का है, और 2027 में यही नंबर को उन्होंने बढ़ाकर 55 से 65 मिलियन यूनिट्स तक कर दिया था। और CLSA ने इसी चीज़ को हाईलाइट किया था कि गवर्नमेंट की तरफ से जॉइंट वेंचर की अप्रूवल डिले हो रही है, मेमोरी के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, तो इस वजह से ये जो गाइडेंस है
वो डिक्सन टेक्नोलॉजी कट कर सकती है अपने Q3 के अर्निंग्स के साथ। तो Q3 के जो अर्निंग्स है उसमें रेवेन्यू प्रॉफिट तो मैटर करेगा, बट उसके साथ कंपनी के गाइडेंस भी मैटर करेंगे। अभी तक कंपनी के मुंह से तो अच्छी चीज़ें सुनने को मिली हैं, बट देखते हैं कि आगे चलकर ये चीज़ें कंपनी अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज हाउस बोलती है या फिर अपने बिजनेस के हिसाब से चीज़ें बोलती है, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म रेवेन्यू टारगेट की बात करें तो वो कंपनी ने बता रखा है कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में हमने लगभग $2.5 बिलियन का रेवेन्यू अचीव किया था, बट ये नंबर को 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक हम बढ़ाकर $11 बिलियन तक कर देंगे। तो रेवेन्यू गाइडेंस भी कंपनी की तरफ से हमें काफ़ी सही सुनने को मिल रही थी। बाकी अगर हम बात करें इससे रिलेटेड और एक पॉइंट के बारे में, तो वो है दोस्तों आईटी हार्डवेयर के रेवेन्यू को लेकर। डिक्सन ने बताया था रिसेंट में कि 2031 के फाइनेंशियल ईयर तक ये आईटी हार्डवेयर सेगमेंट से रेवेन्यू 48,000 करोड़ जनरेट करेंगे। बट मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एस्टिमेट दी थी कि 48,000 करोड़ आप भूल जाओ, जो चैलेंजिंग आपको मिलने वाला है आने वाले सालों में उससे 48,000 करोड़ तो आप अचीव नहीं कर पाओगे, बट हाँ 43,000 करोड़ आप अचीव ज़रूर कर सकते हैं। और 43,000 करोड़ भी अगर ये अचीव करती है तो नो डाउट आने वाले सालों में कंपनी की ग्रोथ हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। बट जिस पेस पे कंपनी पहले ग्रो करती थी, लाइक अगर हम पिछले 5 साल 3 साल और 1 साल के प्रॉफिट ग्रोथ CAGR को देखें, तो हो सकता है कि उस पेस पे कंपनी आपको ग्रो करती हुई देखने को ना मिले। बस यही चीज़ है, और इसी वजह से डिक्सन आपको गिरती हुई दिखी है। और ऐसी चीज़ें आपको डिक्सन में 2019 में भी देखने को मिला था, 2022 में भी देखने को मिला था। तो सभी चीज़ें ग्रोथ कंसर्न को लेकर है, और डिक्सन टेक्नोलॉजी के मुंह से जब हम सुन लेंगे तब हमें तसल्ली हो जाएगा। और डिक्सन के मुंह से अगर अभी तक हमें सुनने को नहीं मिली है तो ठीक है, अभी पैनिक सेलिंग हो रही है, या पैनिक सेलिंग होने दो, क्लैरिटी डिक्सन के मुंह से ही हमें सुनने को मिलेगा जब कंपनी अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट कर देगी तब। बाकी डिक्सन को लेकर हमने डिटेल एनालिसिस कर रखा है, जो आपको सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर डिक्सन के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाएगा, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में ये गिरावट कहाँ तक होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अगली कंपनी का नाम है कुपिड लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने डिसाइड किया है कि ये तीसरा बोनस प्रपोजल रखेंगे 29 जनवरी के बोर्ड मीटिंग में। 29 जनवरी को कंपनी बोर्ड मीटिंग रख रही है, वहाँ पर कंपनी अपने तीसरे बोनस प्रपोजल रखने जा रही है। और बोनस प्रपोजल अगर अप्रूव हो जाता है तो ये कंपनी की तरफ से तीसरी बार आपको बोनस की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो 29 जनवरी का डेट आप नोट कर लो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब दोस्तों इरेडा की बात करें तो इससे रिलेटेड एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि इरेडा की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है IGGEFIL। उन्होंने सैंक्शन किया है पहला इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी लोन को जाम्बिया सोलर प्रोजेक्ट के लिए। और इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आप समझ लो। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो सैंक्शंस अमाउंट है वो हमें $22.5 मिलियन के देखने को मिलते हैं टू स्वार्ना सोलर फॉर डेवलपमेंट 100 मेगावाट क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट इन जाम्बिया। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इरेडा के जो सब्सिडरी है उससे रिलेटेड न्यूज़ है, बट ये कंसोलिडेटेड फिगर्स में तो इरेडा ऐड करेगी ही, तो इस वजह से बोल सकते हैं ये इरेडा से रिलेटेड ही न्यूज़ है। अब इसकी जो सब्सिडरी उसका नाम क्या है, तो नाम है दोस्तों इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड, या फिर फाइनेंस IFSC लिमिटेड। आप पूरा नाम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हो। बाकी रिसेंट टाइम्स में इरेडा की परफॉर्मेंस आपको खराबी देखने को मिली है। इसके पीछे के रीजंस भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जब ये कंपनी का लिस्टिंग नहीं हुआ था तो उस टाइम कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो 7 के मल्टीपल्स पे हमें देखने को मिलती थी। लिस्टिंग के बाद परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली मार्केट में, वैल्यूएशंस आपको 55 तक जाता हुआ दिखा। तो कहाँ कंपनी पहले IPO से पहले 7 पे देखने को मिलती थी और अभी कंपनी बीच में 55 के मल्टीपल्स पे देखने को मिल रही थी। तो उस हिसाब से कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को उस टाइम मिले नहीं थी, इस वजह से लगातार वैल्यूएशंस आपको करेक्ट होता हुआ दिखा और अभी कंपनी 20 के मल्टीपल्स पे देखने को मिल रही है। तो अभी भी 7 से देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 3 टाइम्स ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है कंपनी का करंट वैल्यूएशन IPO से पहले। और क्या उस पीरियड में आप देखोगे कंपनी के अर्निंग्स को ग्रो होते हुए, तो क्या वो नंबर लगभग 3 गुना हुए हैं? तो नहीं, 3 गुना तो कंपनी के प्रॉफिट हुए नहीं है IPO से पहले और IPO के बाद के बीच के डिफरेंस में अगर आप देखो तो 3 गुना नंबर में ग्रोथ देखने को मिले नहीं है। तो इस वजह से कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो लिस्टिंग के बाद से अच्छे देखने को ज़रूर मिले हैं, बट कंपनी की परफॉर्मेंस आपको नेगेटिव देखने को मिली है।
तो ये इसके प्रॉपर रीजन सही हैं। बाकी अगर आपको इस कंपनी से रिलेटेड भी डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए या फिर टेक्निकल्स को अच्छी तरह से समझना है तो आप सेवी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।